हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 10th का SST पार्ट, जिसे हम लोग ज्योग्राफी बोलेंगे, वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, तो आज इसका सेकंड लेक्चर होगा संसाधन का, जो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप संसाधन का डायग्राम देख लीजिए, क्या है डायग्राम इसके बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में बताया था डायग्राम, लेकिन दोबारा से आप देख लीजिए इसको, ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए आपको। कोई अगर आपसे पूछे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलिए मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है बाबू? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा क्या होता है? मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो बोलिए नवीकरणीय संसाधन। फिर क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब मानवीय में क्या क्या आता है? तो देखिएगा मानव में क्या क्या आता है। देखिए मानव में आता है पहला तुम्हारा संरचनाएं एवं संस्थाएं, मतलब मानव बनाता है कुछ ना कुछ। ठीक है, जैसे पुल का निर्माण कर दिया, कुछ मशीन का निर्माण कर दिया, इसे बोलते हैं संरचना, कुछ स्ट्रक्चर कर देना। और संस्थाएं क्या होता है? जैसे स्कूल बना देना, बिल्डिंग बना देना, घर बना देना, कुछ ऐसा चीज़ बना देना जिसे हम लोग संरचना संस्थाएं बोलेंगे। ठीक है, स्कूल, ट्यूशन वगैरह कुछ भी। फिर आता क्या है? मात्रा में गुणवत्ता पे बांटा गया है। मात्रा कितना उसका, मतलब मात्रा में कितना ज़्यादा है, क्वालिटी कितना है। किसी में क्वालिटी कम होता है लेकिन ज़्यादा, मतलब संख्या कम होता है लेकिन क्वालिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। कभी कभी आप तो दुकान में प्रोडक्ट खरीदिएगा तो देखिएगा यही तुम्हारा 60 रुपये का, ये भी तुम्हारा 80 रुपये का। अंतर क्या है? दोनों सेम ग्राम का है, 50-50 ग्राम का, लेकिन अंतर कहाँ आ रहा है? अंतर आ रहा है तुम्हारा क्वालिटी पर। मात्रा से भले ज़्यादा है लेकिन उसे भले कम है, लेकिन अच्छा हुआ है। आया समझेगा? तो इस पर डिपेंड करना चाहिए। अब देखिएगा नवीकरणीय को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है? सतत, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रवाह, जो मतलब लगातार चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जैसे सब पवन, पवन माने हवाएं होते हैं, तो हवा खत्म हो जाए हम ही लोग खत्म हो जाएंगे, नहीं ना खत्म। तो इसे बचने के लिए हवा चलता रहता है। जल, अगर जल खत्म हो जाए हम लोग पिए क्या चीज़, है ना? तो हम लोग ही मर जाएंगे फिर ना। तो ये तुम्हारा सतत चलता रहता है। दूसरा में इसमें क्या बांटा गया है? जैव प्रक्रम। जैव क्या होता है? देखिएगा प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा। क्या होता है? पेड़ पौधा, प्लांट वगैरह, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो सब होते हैं, जड़ी बूटियाँ बनता है उस सबसे। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है वन्य जीवन। वन जीवन माने क्या होता है? जंगलों में रहने वाला जीव जंतु, जैसे पंछी, जैसे जानवर, शेर, चीता, मोर, है ना? ये सब तुम्हारा वन्य जीवन है। वन्य जीवन से बहुत सारा हमको का लाभ भी मिलता है। कोई मर जाता है, जैसे कछुआ, कछुआ जंगल में रहता है, एक तरह से जंगल वाला, मतलब नदियों में, कहीं भी नदी में रह सकता है लेकिन रहता है। पंछी देख लीजिए, बहुत सारे सांप देख लीजिए, होता है ना जी। तो बहुत सारे से मेडिसिन बनता है, दवाइयाँ बनता है, तो इस कंडीशन में आता है। ठीक है, अब आते हैं क्या अनावरणीय क्या होता है? अनावरणीय संसाधन उसे होते हैं जो मतलब क्या होता है से, मतलब इसमें 2 भाग में बांटा गया। पुनःचक्रीय मतलब दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, और फिर क्या होता है? अचक्रीय, जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पुनःचक्रीय माने क्या होता है? जैसे धातु हो गया, धातु समझ में आता क्या? ये तुम्हारा प्राप्त दोबारा कर सकते हैं पुनःचक्रीय में। ठीक है, और तुम्हारा जीवाश्म ईंधन हो गया, जीवाश्म ईंधन दोबारा नहीं बना सकते हैं। जीवाश्म ईंधन बनाने के लिए कम से कम तो लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, जो कि शरीर के अंदर दबे होने की वजह से बनता है। शरीर कह रहा हूँ, जमीन के अंदर, समझ में आ रहा क्या? पृथ्वी के अंदर बहुत दिन से दबे रहने के कारण ऊपर से मतलब प्रेशर लगता है, इसके वजह से बनता है। कोई डाउट आता है किसी को? चलिए आगे देखते हैं। पेपर में आता है नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। 2021 के क्वेश्चन पूछा है, समझ में ना? इसे भंडार संसाधन पूछ सकता है, ठीक है ना? इसे परियोजना पूछ सकता है, एकदम आसान आसान पूछता है पेपर में। बाढ़ से होने वाला हानि पूछेगा, बाढ़ से होने वाला लाभ पूछेगा। सोचिए, हर बार पूछता है, हर बार इस बार ही पूछेगा, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, संसाधनों के प्रकार क्या है। तो जैसे मैंने बताया था संसाधन के 4 प्रकार में होते हैं, तो इसे उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। तो देखिएगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकारों में बांटा गया है। उत्पत्ति माने जन्म ले रहा है, 2 भागों में बांटा गया। कैसे? पहला तुम्हारा जैव संसाधन, दूसरा क्या है? अजैव। जैव क्या होता है? जो जीवित व्यक्ति द्वारा, जीवित जीवों द्वारा बनता है। अजैव क्या होता है? वैसा संसाधन जो मतलब कि मरा हुआ व्यक्ति हो, मतलब अजीव नहीं हो, मतलब जैसे पेड़ पौधा हो गया, सॉरी क्या बोलते हैं, कोई खनिज हो गया, लवण हो गया, है ना? जैसे तुम्हारा मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ जो मतलब नहीं हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल सकता हूँ क्या, धातु हो गया, चट्टाने हो गया, इसमें जान थोड़ी ना होता है क्या? ये सब तुम्हारा कहीं कहीं पहाड़ ज़्यादा उठ जाता है, क्यों? टेक्टोनिक प्लेट एक पृथ्वी के अंदर होता है, इसकी वजह से फोर्स लगता है कस के, और जहाँ पे ज़्यादा कस के लगता है वहाँ ज़्यादा ऊँचा होता है, जहाँ नहीं लगता वो नीचे हो जाता है। आज सुनने क्या, टेक्टोनिक प्लेट के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जैव संसाधन किसे कहा जाता है। देखिएगा, ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। कहाँ से होती है? जैव मंडल, मतलब पृथ्वी के अंदर से ही होती है। और इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। जितना हम लोग सजीव है ना जी, तो सजीव में जितना लक्षण है सब मौजूद होगा इसके अंदर। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया, हम लोग मनुष्य हैं। वनस्पति माने पेड़ पौधा, क्या वो उसमें सभी लक्षण मौजूद है? बिल्कुल सही है। खाली वो चल नहीं सकता बाबू, चल भी सकता है, मतलब एक जैसे कभी मिट्टी बढ़ती है ना तो बढ़ जाता है थोड़ा सा, लेकिन उसे आगे देखा जाए तो ऊपर की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता है, खाली अपना स्थान नहीं बदलता, लेकिन वो भी क्या है? जीव है। मत्स्य, मत्स्य माने क्या होता है? तो बोलिए मछलियाँ, क्या होता है? तो मछलियाँ भी एक तरह जीव है, समझ में क्या? उसको भी उतना ही दर्द होता है जितना हम लोग का उंगली कटने में दर्द होता है,
वो लोग तो पूरा सरे कट जाता है जी। और नहीं बहुत ज़्यादा छटपटाता है मछली तो उसको मारता भी है सब। अब कच्चे मजा आता है, नहीं मारता क्या? जो ज़्यादा मछली छटपटाता ना है बेचने वाला का देखिएगा जाके पास, उसे मारेगा कस के, क्या पता नहीं क्या मोटा सा रहता है, वही किसी सर पे लग जाए तो क्या हाल होगा सोचो, तो सर पे ही मारते हैं। तो कुछ ऐसा कंडीशन है। पशुधन क्या होता है? पशुधन, पशु मने होता है जानवर, और धन मने धन, यानी पशु पालने से धन होती है हम लोग को, ठीक है। जैसे दूध का हो गया, मैं बकरी पालता हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, जो बकरी पालने वाले व्यक्ति होते हैं वो बकरी पालते हैं तो उनको पैसे बेचते हैं जी। जैसे कसाई लोग हो गया पैसा बेचते हैं, मतलब वो बेचते ना है, हाँ तो वो बेचता ना है, तो एक तरह से क्या होता है, एक तरह से पैसा आता है। तो तुम्हारा जीव है। और वन्य प्राणी समुदाय भी है, बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो समुदाय कमेटी में रहते हैं। समझ में आ गया? अब इसे एक लाइन से समझा दो दोबारा से, मैं दोबारा समझाऊंगा नहीं, बस पढ़ दूंगा, ठीक है। देखिएगा, जैव संसाधन ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है जिसमें जीव के सभी लक्षण मौजूद होता है, उससे क्या बोलते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मत्स्य हो गया, पशुधन हो गया, और अन्य बहुत सारे प्राणी समितियाँ हो गया, संगठन। कोई डाउट यहाँ तक? आगे देखते हैं। अजैव संसाधन क्या होता है? देखिएगा, निर्जीव वस्तुओं से के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, खनिज, मिट्टी, लवण, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। समझ में आ रहा है क्या? इसमें जीवित नहीं हो सकता। बांट दिया इसको, किसके आधार पर बांटा गया है? उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या है? उपभोक्ता के आधार पर। उपभोक्ता क्या होता है बाबू, बताइए? उपभोक्ता, हाँ से उपयोगिता है। उपयोगिता माने क्या होता है? जो हम लोग उपयोग करते हैं उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है तुम्हारा? नवीकरणीय, दूसरा क्या तुम्हारा? अनवीकरणीय। पूछेगा उपभोक्ता के आधार, उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में संसाधन को बांटा गया है? तो बोलिए दो भागों में, ठीक है। पहला क्या है? नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन उसे बोलते हैं जो क्या बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ, वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दोबारा उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन। एग्जाम्पल के लिए बोलूँगा तो सौर ऊर्जा, सूरज वाला प्रकाश नहीं उड़ता क्या? अभी वहाँ पे सौर प्लेट लगा हुआ देख लीजिए, वो डेली के डेली अपने से चार्ज होता है ना जी। और एग्जाम्पल के लिए क्या बोलो? पवन ऊर्जा, पवन चक्की चलती है राजस्थान तरफ, देखिए तब जाके बिजली बनती है। फिर क्या बोला? जल विद्युत ऊर्जा, ऊपर से जब जल गिरता है बांध के नीचे तो टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन घुमाने से क्या बनता है? विद्युत बनता है, और हम लोग घर में सप्लाई होता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे? विद्युत तो हो गया। वन एवं वन्य प्राणी, वन प्राणी भी है, ये नवीकरणीय है एक तरह से, दोबारा प्राप्त हो सकते एक तरह से, जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधन में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे दो भागों में बांटा गया, किसमें? नवीकरणीय के भी दो भागों में बांटा गया, सतत और प्रवाह, ठीक है। अरे आज समझो, डायग्राम में नहीं देखे थे क्या? दो भागों में बांटा गया था नवीकरणीय को। अब आगे देखते हैं क्या अनवीकरणीय क्या होता है। वैसा संसाधन इसे दोबारा प्राप्त करने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब मैं पढ़ ले तो इसको समझ लीजिएगा। ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। जटिल क्या होता है जी? जटिल बताइए। जटिल माने बहुत कठिन, क्या होता है? बहुत कठिन परिश्रम के द्वारा ये बन रहा है, ठीक है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कितने वर्ष लगते हैं? लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और कुछ ऐसे ही संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होते हैं, और इस बार प्रयोग होने वाले साथ ही समाप्त हो जाते हैं, मतलब एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म। जैसे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन कैसे बोलते हैं? डायनासोर हो गया, हम लोग हो गए, बहुत दिन से मरे हुए थे, ठीक है, उस पर मतलब पानी दबते गया, और हड्डियाँ है ना, बहुत सारे पेड़ पौधा, तो पानी और पेट्रोल बदल गया, जो पहाड़ है कोयला बन गया, जो हम लोग है वो तुम्हारा गैसों के रूप में बदल गया। हमारा मांस गलता है ना जी, जलने के बाद ही, गाड़ने के बाद। देखो कोई भी गाड़ जाता है उसमें अति नमक डाल दिया जाता है, क्यों? जल्दी जल्दी उसका विघटन हो जाए। आप पढ़ते हैं विघटन प्रक्रिया, पढ़े ना जी? जैसे विघटन होकर और खत्म हो जाए, मिट्टी बन जाए, यह चाहता है हड्डी भी गला दे, इसलिए होता है। फिर बहुत दिन के बाद, पहले ऐसा नहीं होता था, तो हड्डी मिला है, बहुत साक्ष्य मिलता है, हड्डी का बहुत साक्ष्य मिला है इतिहास में, तो मालूम चलता है कि यहाँ पे आदमी गाड़ा गया था, कंकाल गाड़ा गया था। समझ में आ गया? वैसे भी हड्डी भी जल्दी निकलता, हड्डी मजबूती रहता है, ठीक है। जलाने के बाद भी हड्डी नहीं जलता, देखो क्या, जैसे शमशान घाट में जलता है कब्रिस्तान में, फिर भी हड्डी जलता नहीं है, बचा ही रहता है, और उसे स्थायी को गंगा नदी में बहा दिया जाता है। नहीं पता क्या? चलिए आगे देखते हैं। और साथ ही ये समाप्त होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ठीक है। जीवाश्म ईंधन पेट्रोल कोयला और डीजल, ये सब खत्म हो जाने के बाद तो फिर से वापस उस स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। तो गाल से आ जाता है ये सब, कोई पता नहीं कोची को सोच रहा है सब कोई। इधर बैठो, सामने देखिए सब कोई। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा है। स्वामित्व मैंने खुद के लिए, किसके लिए? खुद के लिए। तो कितने भागों में बांटा गया है? इसे भी 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। पेपर में आता है बाबू, ऑब्जेक्टिव एकदम रेडी कर देगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं। पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत का मतलब खुद के लिए, समझ में आ रहा क्या?
तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है जिसे बदलने में सरकार के लगान भी चुकाते हैं। देखो मेरा घर है, मेरा तालाब है, मेरा मंदिर, में टैक्स दे रहा हूँ उसको। लगान में क्या होता है? टैक्स होता है, ठीक है। तो टैक्स किसको चुकाते हैं हम लोग? सरकार को। जैसे भूखंड हो गया, भूखंड बने कोई तालाब उलाब हो गया, घर हो गया, घर के देते हैं टैक्स तो देते ना। और फिर जायदाद, जायदाद मैंने क्या होता है? खेत वगैरह, ठीक है। और जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है, निजी मैंने खुद के लिए, मेरा है। जैसे तालाब बोलता है ना कि मेरा है, मछली पालूंगा, यहाँ पे कोई बर्तन नहीं धोने देगा। कैसे गरीब लोग धोते ना जी, नदी में धोते ना बर्तन, वैसे धोने नहीं देगा। आगे देखते हैं, बाग बगीचा, बाग बगीचा भी होता है, ये मेरा गार्डन है। तालाब भी होता है, कुआं भी होता है, इत्यादि ऐसे भी संसाधन है जिस पर व्यक्ति के निजी स्वामित्व रखता है। समझ में आता चीज़ क्या? एग्जाम्पल के लिए आप समझिएगा अच्छी तरह से। दोबारा देखिएगा, सामुदायिक संसाधन। समुदाय क्या होता है? नाम से मालूम, समुदाय यानी समूह में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सबके लिए होना चाहिए, अकेले मेरे लिए नहीं होगा। जैसे कब्रिस्तान हो गया, एग्जाम्पल के लिए कब्रिस्तान बोल सकते हैं, मैदान बोल सकते हैं, मंदिर बोल सकते हैं, पिकनिक बोल सकते हैं, ये सब सबके लिए है ना जी। गुरुद्वारा बोल सकते हैं, सबके लिए कि नहीं है? क्या मैं ही एक गुरुद्वारा में जाकर पूजा करूँगा, ऐसा कोई संभव है क्या? बताओ, नहीं नहीं। तो इसी को बोलते हैं क्या हम लोग? सामुदायिक संसाधन। तो मैं पढ़ता हूँ, समझिएगा। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिपतन में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, मतलब समूह के लिए अच्छा होता है एक तरह से, ठीक है। गांव में चारण भूमि, चारण भूमि का मतलब जहाँ पे गाय भैंस नहीं चराया जाता है वहाँ। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे? शमशान घाट, सुना होगा, शमशान, मंदिर, मस्जिद, परिसर, समुदाय भवन, जहाँ पे सब अति करते हैं, क्या बोलते हैं? पंचायत करते हैं। तालाब, तालाब में अभी भी मतलब बहुत सारे मतलब सब यूज करते हैं। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार संसाधन होता है। और सार्वजनिक पार्क, पार्क मैंने जो हर जगह कोई भी जाके घूम सकता है, फिर सकता है, आपको कोई बोलेगा नहीं कि तू क्या कर रहा है जी, ठीक है। उसे बोलते हैं सार्वजनिक पार्क, सबको यहाँ जा सकता है। पिकनिक स्थल, जहाँ पे हम लोग पिकनिक मनाते हैं, ठीक है, कोई भी नहीं बोल सकता। फिर क्या बोलते हैं? खेल मैदान, कोई बोलता है खेल मैदान के लिए जी कि यहाँ पे क्यों खेल रहा है, वो अलग खेल ही लिए बनाई है। फिर क्या बोला? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर के रूप में। गिरजाघर क्या होता है? मतलब मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गिरजाघर हो गया, सब क्या है? धार्मिक स्थल है। समझ में क्या? अरे यार समझ में, इस सबको जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं हिंदू को नहीं जाने दूंगा, गलत बात है, ठीक है। तो समझना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। आज से मैं बताऊँ 13वां पुरुष जो कोई व्यक्ति को बाबर आकर मुसलमान बना दिया जी। अरे बाबर आया तब है ना मुसलमान बना, सब कोई मजबूरी में बना बाबू। टैक्स लेता है, टैक्स। आज तुम मुस्लिम हो ना, हो जाए तुम्हारा तीसरा परदादा हिंदू ही होंगे, गारंटी है मेरा। कभी सर्च करके देखिएगा कि मेरा तीसरा नहीं, तेरहवां परदादा तुम्हारा हिंदू ही होंगे। सर्च करना, मतलब दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा ऐसे करेंगे ना, तब 13वां नंबर पे आएंगे वो हिंदू ही कहलाएंगे। नाम कुंडली खोजना। क्यों? बाबर के डर से। उसने बोला कि टैक्स दे वरना मुसलमान बन जा। तो गरीब लोग टैक्स नहीं दे सका, इसलिए क्या बन गया वो? मुसलमान बन गया, जानबूझ के बना। अजाना से उसका, अब वो मुसलमान तो बना, तो वो लोग तो नहीं मनाया मुसलमान, मन में खाली बोला कि हाँ मुसलमान है, लेकिन भगवान को नहीं माना। लेकिन उसके बाद बच्चे हुए, फिर भूल गया कि हिंदू भी थे हम लोग, है ना। धीरे धीरे करते करते मुस्लिम धर्म में बना गया एक तरह से, ठीक है। तो ये बोल जा रहा है भारत के अंदर ज़्यादा मुस्लिम कहाँ से आए? वो सब हिंदू ही थे, लेकिन कंडीशन बना दिया उसको मुसलमान। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं आप लोग। हम क्या बोलते हैं इसे? पढ़ लेना इसको हम लोग। अनाविकन्या पढ़े ना जी, सॉरी सामुदायिक पढ़े क्या? पूरा नहीं पढ़े पूरा, चलिए आगे देखते हैं। फिर देखना, गिरजाघर हो गया, इस रूप में संबंधित संसाधन समुदाय के लिए सर्वसुलभ होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सामूहिक संसाधन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आता चीज़ क्या? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसको देख लीजिए पहले बॉक्स वाले को, ठीक है। चलिए बॉक्स वाला पढ़ लेते हैं, साथ साथ पढ़ चलते हैं। क्रियाकलाप क्या होता है? क्रियाकलाप का मतलब इंग्लिश से बोलते हैं एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसे? क्या एक्टिविटी है? देखिएगा, अपने परिवार में उपलब्ध निजी संसाधनों की एक सूची तैयार करें जिस पर केवल तुम्हारा परिवार का हक हो। जैसे मान लीजिए घर, जैसे क्या? जैसे खेत, जैसे क्या? कोई खलिहान होता है, जैसे क्या? कोई मतलब भवन होगा, ये नहीं बोल सकते जी। तालाब होगा, अगर अमीर आदमी होगा तो खेत होगा, तालाब होगा, मछली पालते होंगे हम लोग, ठीक है। तो कुछ ऐसा सूची बना सकते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। बताएं राष्ट्रीय संसाधन। देखिए राष्ट्रीय मैंने देखो देश से हो रहा है, किससे हो रहा है? एक देश के अंतर्गत आता है, जो संसाधन देश के अंतर्गत आता है और उसके लिए टैक्स देता है सरकार को, ठीक है, और सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलिए पढ़ते हैं। कानून तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय होता है। कानूनी तौर पर तुम्हारा घर भी राष्ट्रीय है, पता होना चाहिए। क्यों? 99 साल तक कट नहीं करवाया तो तुम्हारा घर कट जाएगा यहाँ से। 99 साल तक पर्ची नहीं कटवाएगा कि ये मेरा घर है, तो तुम्हारा घर यहाँ से नामो निशान मिट जाएगा, ठीक है। सर्वे होता है,
आगे देखते हैं फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देश के सरकार को वैधानिक हक है, वैधानिक माने कि संविधान के हिसाब से हक है उसका, ठीक है, और कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। और उसका संसाधन है कि आम जनता के हित में, आम मतलब नॉर्मल व्यक्ति, उसका मैं फैसला सुना सकता हूँ। हमारा भारत का संविधान एक बहुत अच्छा संविधान ये है कि अगर कोई गलती किया है ना बाबू, तो वो भले छूट जाए, लेकिन फालतू को सज़ा नहीं मिलना चाहिए, समझ ना। लेकिन और देश में क्या होता है कि वो मराए लेकिन और भी मरा जाए, समझ ना। ऐसे मान लीजिए वो गलती किया, इसके चक्कर में 100 को हो गया ना, वो मराए तो चलेगा। लेकिन भारत के अंदर क्या है, अगर ये गलती किया उसके चक्कर में अगर 100 को पकड़ा है तो 100 को छोड़ दो, भले वो भी कहाँ ना छूट जाए। ऐसा संविधान है भारत का, ठीक है। लेकिन किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अपने गांव में या अस्पतालों में क्षेत्र भी शहरी क्षेत्र में भी शहरी विकास प्राधिकरण बोर्ड देखा होगा ना जी। कभी देखिए बोर्ड के पास लिखा रहता है ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया, ऐसे ऐसे कुछ लिखा रहता है। नहर पे जाकर देखिएगा लिखा रहता है, बहुत जगह लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, वो तुम्हारा क्षेत्र को बताता है, चाहे नगर को बताता है, ठीक है। आगे देखिएगा, सरकार ने भूमि अधिग्रहण करने हेतु क्या बोला, अधिग्रहित किया है। यह भूमि साहित्य अन्य नगरीय संसाधन का विकास करते हैं, और ये सभी नगर को क्या करते हैं, एक तरह से विकास करते हैं। रोड नहीं है, रोड बनाया जाएगा, घर नहीं है, घर मतलब क्या बोलूँ उसे, मतलब कि गली नहीं है, गली बनाया जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। सब जगह बनाना है, यानी विकास कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, पहले ये पढ़ लेते हैं बॉक्स वाला। क्या आप जानते हैं जी, क्या आप जानते हैं कि नहीं जानते, चलिए देखते हैं। क्या आप जानते हैं किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, एक समुद्री सीमा 200 किलोमीटर की महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ, देखिएगा यही समझ लीजिएगा, यह तुम्हारा क्या मान लीजिए देश है, ठीक है। यहाँ से कितना किलोमीटर की बात हो रही है, 200 किलोमीटर तक। अगर इतने एरिया में जितना इसमें आएगा, जल, खनिज पदार्थ, लोहा, सोना, चांदी, जितना भी आएगा सब राष्ट्रीय कहलाएगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, समझ में आएगा, उसे परमिशन लेकर वहाँ पे आएगा, वरना नहीं आ सकता। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। अंतर्राष्ट्रीय माने जो सभी देश का लीडर हो, ठीक है। जैसे तटीय क्षेत्र समझते हो क्या, ये अपना पृथ्वी ऐसे होता है, नहीं होता जी, इधर साइड में तटीय क्षेत्र, जहाँ पे समुद्र का इलाका होता है उसे बोलते हैं तटीय क्षेत्र, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिपतन नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था की समिति से ही किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। देखिए मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। मैं बोल रहा हूँ क्या है, तुम्हारा देश है बाबू, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक 200 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ तक तुम है अधिकार, लेकिन अगर इसके बाद भी कोई अगर अधिकार आया तो तुम्हारा नहीं होगा, ये किसी और देश का है। और कौन कंट्रोल करता है, तो देश का जो लीडर होता है ना, पूरा देश का, वर्ल्ड का जिसे बोल सकते हैं हम लोग, वो रिकॉर्ड करता है। अगर वो बोलेगा, मैं मान लीजिए मैं भारत बोल रहा है सर कि मुझे यहाँ तक ना कोई मुझे चाहिए, अगर सारा देश सहमत है कि हाँ दे दीजिए, तो बोले ठीक है यूज करिए। अगर सहमत नहीं है तो आप नहीं कर सकते यूज। समझ में आता चीज़ क्या, इस कंडीशन में इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। क्या आप जानते हैं क्या, चलिए देखते हैं। किसी देश की तट रेखा 200 किलोमीटर की दूरी तक क्षेत्र उपवर्जन आर्थिक क्षेत्र के नाम जाना जाता है। तो पूछेगा 200 किलोमीटर से आगे वाला क्षेत्र क्या कहते हैं हम लोग, तो बोलेगा उपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। उपवर्जक क्यों बोला गया, क्योंकि कोई देश है, सॉरी अपवर्जक है, कोई देश है जो बहुत गरीब है, उसको कंडीशन को देखते हुए सभी देश ने बोला नहीं यार इसको दे दो ये बड़ा क्षेत्र, ताकि मछली उछली जो भी आएगा बिकेगा तो पैसा कमाएगा। आया समझ में क्या, तो ये तुम्हारा कंडीशन आ गया इस यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, किसके स्तर पे, देखिएगा विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा क्या था तुम्हारा भंडार संसाधन, और चौथा संचित कोष संसाधन। समझ में आता चीज़ क्या, इसे भी 4 भागों में बांटा गया है। आप सबको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्या पढ़े थे, तो सबसे पहले संभावित संसाधन पढ़े थे। क्या पढ़े थे, संभावित संसाधन। देखिए बाबू, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए नहीं पढ़ पा रहे इस समय, तो बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो रहेगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ जी, कोई दूसरा थोड़ी ना पढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है क्या, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा फॉर्म में मिलेगा, मेरा फ़ोटो नहीं मिलेगा, ठीक है, एकदम डिजिटल दिख रहा है साफ साफ।
देखना यहाँ पे। वैसे भी 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, कल वाला दोनों और आज वाला अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चल देखते हैं। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होता है, किसी क्षेत्र में तो है मौजूद है, सोना है चांदी है मौजूद, लेकिन जिसे उपयोग में लाने जाने की संभावना रहती है, हम संभव करा सकते हैं, ला सकते हैं, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो। लेकिन समझ में क्या, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो। एक मिनट, फिर क्या हुआ, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, हिमालय पर्वत होता ना है, हिमालय पर्वत तो बहुत सारे खनिज है, लेकिन प्रयोग उसका नहीं किया गया है। जिनका उन खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्लभ एवं महंगा होता है। देखिए है तो ज़रूर महंगाई है, मतलब है तो ज़रूर पहाड़ी इलाका में, लेकिन बहुत गहरा में है, और गहरा में उसे खोदने में मुझे 100 रुपये का मान लीजिए लागत लग रहा है। अब मैं बिकेगा 10 रुपये में, 50 रुपये में, तो कोई खरीदेगा जी, कोई करेगा ऐसे काम? बताओ, ऐसा तो क्या गलत हो जाएगा तरह से, पैसा तो कमा नहीं पाएगा। और इसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावना है, परंतु अभी तक इसका सही उपयोग नहीं किया गया है। देखिए राजस्थान में बहुत सारी हवाएं चलती है, क्या बोलते हैं, हाँ सही रूप से विकास नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? देखिएगा वहाँ बहुत सारे हवाएं हैं, बहुत सारे मतलब सौर ऊर्जा भी चलते हैं, बहुत सारे हवाएं भी चलते हैं, लेकिन उतना उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं आया, मतलब पैसा नहीं है। लगता है कि जैसे विकास करेगा, कर देगा ना तो बहुत बहुत बिजली बनेगी। नहीं बनेगा बिजली क्या? सोचो, भगवान ने हमको जन्म दिया, लेकिन भगवान को पूजा करना हमने सिखाया, कैसे आपको पूजा करना है। भगवान ने हमको भले टैलेंट दिया, लेकिन हमने आविष्कार किया। भगवान ने कभी तुम्हें सैटेलाइट नहीं बना के दिया, भगवान ने कभी तुमको पंखा घूमते हुए नहीं बताया, भगवान ने कभी तुमको लाइट नहीं बनाया, हमने बनाया। हमने अपने कष्टों को निवारण किया। ये कैसे अंधेरे में देख सकते हैं हम लोग? आया समझ क्या? उस कंडीशन में ऐसा बनाया गया है। हम लोग कैसे दूर वस्तु को देख सकते हैं? दूरबीन। कैसे हम मालूम चलता है चुंबक है नॉर्थ साउथ है? पृथ्वी को चुंबक मार, पृथ्वी एक चुंबक है, पता है किसी को? एक मैग्नीशिया नाम की जगह है जहाँ पे गैलेरियो ने बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। उनका ना जूता में ना कील लगा हुआ था और चिपक जाता था बार बार, परेशान थे अपने, हमेशा जूता खोल चलना पड़ता था। अब भेड़िया को है ना मारते थे ना ऐसे, तो एकदम नीचे जाकर चिपक जाता, छूटता ही नहीं था, तब तो भेड़ बहुत दूर आगे आ जाता था। उस कंडीशन में परेशान हो जाता वो। तो सरकार को बताया गया, तो सरकार ने खोज के तो मालूम चला कि यहाँ पे चुंबक है। जब से चुंबक का आविष्कार हो, इलेक्ट्रिसिटी में अलग अलग संबंध हो गया। जब से दोनों संबंध हुआ तो बिजली बनना, पंखा चालू हो गया, मोटर बनना शुरू हो गया। समझ गया? जब हम मोबाइल पढ़ा रहे हो, ये भी है, प्रोजेक्टर भी है, सब है। तो धीरे धीरे विकास करना किसने किया? हमने किया। आगे देखते नेक्स्ट। ये हो गया संभावित विकास, हो गया ना। अब हम लोग बढ़े क्या? विकसित संसाधन। चलिए देखिए हम लोग क्या जानते हैं, क्या आप जानते हैं? ये वाला पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं? देखिए गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। भुज, देख राजस्थान में एक भुज जगह है जहाँ क्या लगाया जा रहा है? सौर ऊर्जा में। हाँ सॉरी, गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में एक भुज जगह है जहाँ पे बहुत सारा मात्रा में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आप जानते नहीं थे, आप जान गए ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं विकसित संसाधन क्या होता है। विकसित, विकासशील अलग है, विकसित अलग है, समझ में ना। देखिएगा ऐसे संसाधन जिनका सर्व क्षोप्रांत उपयोग हेतु मात्रा में गुणवत्ता का निर्धारित हो चुका है। अब पूर्व में भी यह, पूर्व में पहले भी यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीकी और उसकी संभावना पर निर्भर करती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति विकास कर रहा है, कोई भी देश विकास कर रहा है, तो उसका पहली बार टेक्नोलॉजी होना चाहिए, संभव होना चाहिए। अगर ऐसा है तब वो विकास करेगा, वरना विकास नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब भंडार संसाधन क्या होता है? आपको मालूम होगा भंडार क्या होता है। भंडार का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे इकट्ठा किया जा सकता है। तो देखिएगा ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, पूर्ति कर रहा है उसको। ठीक है, और उपयोग हेतु उपयुक्त उपभोग्य के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे उपयोग नहीं कर जा रहा है, सिर्फ रखा हुआ है अभी तक। ठीक है, ऐसे कैसे रखा हुआ है। उदाहरण के लिए बोलेंगे जल, क्या बोलेंगे हम लोग? जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है ना जी, H2O है ना, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक है। इससे ऊर्जा तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जब जल से चाहे तो बहुत सारा ऊर्जा बना सकता है, एनर्जी कन्वर्ट कर सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के, लेकिन नहीं बना सकता। वो चाहेगा तो हाइड्रोजन, परमाणु बम सुना है जी, उसमें हाइड्रोजन रहता है, तो चाहे तो एनर्जी बना सकता है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करके, लेकिन अभाव में है, अभी तक नहीं बन रहा है। ठीक है, समझ में आए तो चीज़ क्या? एक किताब नीचे दे दीजिए तो लो मंजू, दोनों किताब पे फोकस करिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्रिया कलाप कर लेते हैं। ठीक है, देखिए
क्रिया के नाम क्या बोल रहा है, अपने आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर संभाव एवं संचित कोश संसाधन की सूची तैयार करिए। संभव मैंने कौन सा ऐसा संसाधन है जो है पर यूज नहीं कर रहे, और कौन सा संसाधन जो संचित है, रुका हुआ है, रखा हुआ है, कौन सा है, ऐसा बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसे बोलते हैं एक्टिविटी। लास्ट संसाधन क्या है, संचित कोश संसाधन। संचित मन क्या होता है, तो बोलिए बचा के रखने वाला को संचित कोश संसाधन कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, संचित कोश संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है। वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश होता है, अंश माने भाग होता है, जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, और इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ में हुआ है, प्रारंभ में नहीं हुआ है। इसका प्रयोग क्या हुआ, प्रारंभ में अभी नहीं हो चुका है, नहीं हुआ है। यह भविष्य की पूंजी है, किसकी पूंजी है, मतलब भविष्य के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, फिर क्या बोला, नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकती है। और नदी है ना, नदी जल से भविष्य में क्या बनाएगा, विद्युत बनाएगा, जो अभी बना रहा है। ठीक है, और वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है, मतलब बहुत कम मात्रा में अभी यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, बहुत जगह आप बहुत कम मात्रा में बांध वाला देखे होंगे, बांध से विद्युत बन रहा है, ऐसे सोन नदी परियोजना। ठीक है, ये सब बहुत सारे ऐसा, मतलब सिंधु घाट क्या बोलते उसे, क्या बोलते हैं, भाखड़ा बांध हो गया, ये सब क्या है, वहाँ से बिजली बनती है। आया सुन में क्या, फिर क्या बोला, देखिएगा, इसका उपयोग अत्यंत सीमित है, और ऐसे संसाधन वन में या बांध में जल के रूप में संचित हो जाते हैं। वन मने जंगल में, बांध मने उसके रूप में इकट्ठा हो जाते हैं एक तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, संसाधन के नियोजन। संसाधन के नियोजन में कैसे इसको हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इसके बाद देखिए तो कितना पन्ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, संसाधन नियोजन क्या होता है बाबू, गौर करिए, संसाधन का नियोजन। ठीक है, देखिएगा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब अच्छी तरह से यूज कर लेंगे ना, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, संसाधन नियोजन कहलाएगा। कोई डाउट आता है किसी को। वर्तमान परिवेश में संसाधन का विवेकपूर्ण प्रयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। हमारी चुनौती बने मतलब प्रॉब्लम बनकर क्या हुआ, एक तरह से खड़ा हो चुका है। और संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। ठीक है, ये क्या बता जा रहा है, बता रहा है ना कि सर्वनिम्न रणनीति तैयार करना, मतलब जो जैसे मान लीजिए कोई मतलब जंगल है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे, इसको हम लोग सोचो कि क्यों खत्म हो रहा है, सोचने से हम लोग प्लानिंग करेंगे, तो रणनीति बोलते हैं। रणनीति कैसे बोलते हैं, रणभूमि, मतलब लड़ने के लिए तैयार हो जाना। तो रणनीति होना है कि लड़ने के तैयार से पहले सोचने का। ठीक है, कैसे हो रहा है जी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यकता होती है। किसी भी राष्ट्र में क्या होता है, देश। तो कोई भी देश को विकास करने के लिए संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर संसाधन नहीं है तो उपलब्ध नहीं है वो। ठीक है, भारत जैसे देश के लिए यह अपरिहार्य है, जहाँ संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ संघन जनसंख्या व्यक्त होता है। देखिए, भारत के अंदर एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारी विविधताएँ होती है। मतलब भारत एक ऐसा देश है जो बहुत सारी विविधताएँ होती है, बहुत सारी इसके अंदर अलग अलग चीज़ पाया जाता है। ठीक है, इसके बावजूद भी यहाँ पे जनसंख्या भी क्या हो रहा है, संघन है। संघन माने क्या होता है, ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ कई ऐसे प्रदेश है जो संसाधन संपन्न माने संसाधन है, प्रयोग कर सकते हैं। कई ऐसे भी प्रदेश है जन संसाधन की दृष्टि से काफ़ी भिन्न है, विपन्न माने नहीं है लगभग। ठीक है, कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ एक ही प्रकार के संसाधनों का प्रचुर भंडार है और अन्य दूसरे संसाधनों में वह गरीबी है। ठीक है, कुछ ऐसे भी राज्य है जहाँ पे बहुत सारे उसके मात्रा में पाया जाता है, लेकिन और की बात करूँ तो नहीं पाया जाएगा। जैसे तुम्हारा झारखंड में सबसे ज़्यादा पाने वाला क्या चीज़ है, तो बोलिए कोयला, लेकिन और चीज़ नहीं पाया जाता उसके अंदर। समझ में आ गया, तो बहुत प्रचुर है लेकिन है नहीं और चीज़, बस कोयला ही है। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे देखिएगा, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिख रहा है क्या, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अच्छा, छत्तीसगढ़ भी है, अच्छा सॉरी छत्तीसगढ़ ही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हो जाता है कभी कभी। आगे देखते हैं, आदि ऐसे प्रदेश है जहाँ खनिज में कोयले का प्रचुर भंडार है। खनिज और कोयले का बहुत मात्रा में भंडार है यहाँ पे, मतलब बहुत इकट्ठा है। और उसी प्रकार बिहार की चूना पत्थर, बिहार में क्या है, चूना पत्थर, पायराइट जैसे खनिजों में भी धनी है। धनी माने अच्छा है कौन, बिहार। तो बोलेगा बिहार में सबसे फेमस खनिज क्या है, चूना पत्थर है। ठीक है, जब सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या पाया जाता है, तो जल संसाधन, क्या जल माने वहाँ बहुत मात्रा में जल है अरुणाचल प्रदेश में, वो चाहे तो उसे बिजली बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर उपलब्ध है परंतु कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हो पा रहा है। मतलब कुछ ऐसा वजह है जिससे वजह से उसका विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा भी प्रचलित है। और राजस्थान के अंदर क्या क्या है, सौर ऊर्जा भी और पवन ऊर्जा भी स्थित है। समझ में आ रहा क्या। आगे देखते हैं, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। अब यहाँ पे जल नहीं है, यानी निर्धन माने क्या है, वहाँ पर गरीबी है,
जल वहाँ पे खरीदता है बाबू पैसे से। समझ में आ रहा है क्या इस कंडीशन में। फिर क्या बोल रहा है भारत, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे भी क्षेत्र हैं जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों को अलग 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 थलग हो गया है। देखिएगा भारत में लद्दाख नाम का नाम जगह है, ठीक है ना, लेकिन अभी वर्तमान में अलग हो चुका है लद्दाख। समझ में क्या, तो इसे अलग हो गया एक तरह से। यहाँ बहुत सारे शीत मरुस्थलीय है। शीत माने क्या होता है बाबू, शीत माने होता है ठंडा, क्या होता है, और ठंडा। मरुस्थल माने क्या होता है, एक जगह जहाँ पे रेगिस्तान होता है, मरुस्थली तो है लेकिन वो रेतों का है। ये क्या तुम्हारा शीत, शीत माने ठंडा नहीं बर्फ़ का है। समझ में आ रहा है क्या, तो बर्फ़ का तुम्हारा क्या है, तो लद्दाख तरफ है ना, उधर ही है तो होता है, ठीक है। लद्दाख जम्मू कश्मीर हो गया, क्या थी चाइना हो गया, ठीक है, उस साइड में क्या होता है लद्दाख है, जहाँ पे बहुत सारे बर्फीली जगह होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। लेकिन यह प्रदेश संस्कृति विकास से विरासत का धनी है। संस्कृति में क्या है, विकास है, मतलब वहाँ का कपड़ा पहनावा, बोलने चालने में, रहने सहने में, खाने पीने में सब अच्छा है, ठीक है। यहाँ जल महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवचारणों की बहुत कमी है। यहाँ जल की कमी, खनिज की कमी और मौलिक अवसंरचनाओं की कमी है, जैसे पढ़ाई लिखाई की कमी हो जाना, ठीक है। हमारे बातों का कर्तव्य करने का पूरा सही से नहीं होना, नॉलेज नहीं आ पाना, इतिहास को सही से जानकारी नहीं मिलना, ये सब तुम्हारा कमी है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय अतः अन्य संस्थानों स्तर पर संसाधनों के समायोजन और संतुल्य के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता होता है। और ऐसे करने से हम लोग को मालूम चलता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे कमज़ोर है। समझ में आ रहा है क्या, हम लोग को जैसे टेस्ट लेने से मालूम चलता है ना कि मेरा एक कमज़ोर है, कोई का 2 नंबर आता है, कोई का 100 नंबर आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या, कोई 80 नंबर लाता है, कोई 10 नंबर लाता है। क्या मतलब है इसका मतलब, इसका मतलब वो पूरा ही कमज़ोर है, उसने ध्यान नहीं दिया, 1 साल तक मस्ती करता रहा, टाइम पास, नानी ही, मौसी ही, फुआ ही, सब जाते रहा, मस्ती करते रहा, और रिजल्ट में भी वही नंबर आएगा, सब जोड़ जाड़ के। आगे देखना नेक्स्ट, कंसंट्रेशन होकर पढ़िए, यानी एकदम बिल्कुल बौद्ध बन जाइए, मतलब गौतम बुद्ध भगवान की तरह एकदम साइलेंट होकर पढ़िए, तब समझ में आएगा, वरना समझ नहीं आ सकता। ये तपस्या है बाबू 1 साल का। समझ लो कि मैं इतना गरीब हूँ कि मैं 10,000 के लिए मेहनत कर रहा हूँ, 15,000 के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। इतना सोच के चलो, नहीं सोचना है तो बस सोच लो। जो मस्ती करता है ना 10वीं 12वीं क्लास में, वो आगे जाकर लेबर ही बनता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, किताब में लिखा हुआ है, कहानी की किताब पढ़ाएंगे ना तो बता देंगे लेबर कैसे बनता है वो। जिसको क्लास में मस्ती आ गया कि अरे यार कितना मज़ा आ रहा है 10वीं क्लास में, मुझसे बात करने में, मुझसे हंसी मजाक करने में, मुझसे करने में, मुझसे करने में, उसको बुझाएगा, लास्ट में लेबर बनेगा ना तब। तो ये मत सुनना कि लड़की लेबर नहीं बन सकती, लड़की भी लेबर बनेगी कब, जब वो चूल्हा फूकेगी, वो लेबर ही है, ठीक है ना। ऑफिसर नहीं बनती लड़की जी, बनती ना है तो सोचो, तो उस कंडीशन में वो घर के काम करता लेबर ही है वो। दिन भर परेशान, पहले घर पे, अब शादी हुआ, अब बच्चे में, अब बूढ़ा में परेशान, ज़िंदगी भर परेशानियाँ ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। कभी किसी के मुंह से मैम नहीं सुना वो कि मैम साहब ये लाइए, मैम साहब वो लाइए, क्यों, उस लायक ही नहीं बना तूने। सब बोला ए इधर आ, ये इधर आ, फटकार रहा है, असमानता महसूस करवा रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, भारत क्या है, भारत में संयोजन नियोजन क्या है, भारत को संसाधन है ना उसको नियोजन करने का तरीका क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया है, ये लग रहा है पढ़ा दे क्या, नहीं। देखो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया, जटिल मैंने बहुत कठिन है, एक टाइम का बात नहीं है, एक तरह से समझ में आ रहा क्या। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलापों की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप मैंने कुछ एक्टिविटी करने की जरूरत पड़ती है, कुछ प्रैक्टिकल करिए तभी जाके समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आने वाला है। क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपन होता है। सोपन मैंने सपना, सोपन मैंने क्या होता है, सपना मैंने सोचो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सपना देख रहे हो ना जी, खुली आँख से सपना देखना और बंद आँख से सपना देखना। सपना वो नहीं होता है कि रातों में आता है, सुना क्या है शायरी, सपना वो नहीं होता जो रात नींद सोने के बाद आता है, सपना वो होता है जो सोने ही नहीं देता है, ठीक ना, उसे बोलते हैं सपना। और सपना नाम कोई लड़की नहीं है, कैसे सोच रहे हो, सपना वो ड्रीम, समझ में आया ना, कैसे सपना सोच रही है, वो परीक्षा वाला हाल, वैसा कुछ नहीं है। चलो आगे देखना, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोबारा से 1 मिनट, चलिए ठीक है देखते हैं आगे क्या हो रहा है यहाँ पे। देखें स्वप्न, देखो सपने के सहारे किसी देश के उपलब्ध संसाधन को सदुपयोग कर उस देश की उन्नति को मार्ग प्रस्तुत कर सकता है। स्वप्न मैंने होता सपना, सपना को देख के, सपना मैंने संरचना को देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा विकास कितना आगे जाने वाला है, और तुमको देख के मैं बता सकता हूँ तुम फर्स्ट आने वाले हो कि नहीं आने वाले हो। तुम्हारा स्थिति देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम पास होने वाले हो कि नहीं होने वाले हो, कंडीशन देख के। मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि डिमोटिवेट हो जाएगा सब कोई, इसलिए अच्छा पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़े। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से होता है, तो आराम से पढ़ते रहिए। एक क्वेश्चन आएगा ना, धुआं कर देंगे क्वेश्चन को,
अरे 12 का चैलेंज कर दो, 12 का पहली बार ना पढ़ा रहा हूँ, 12 सोचो 12 का चैलेंज देता है, हम सब पढ़ाए और सब आता है ऑब्जेक्टिव में। कोई कोई ट्यूशन रटवाता है, रटाना नहीं है, समझाना है। जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। कभी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा ना यहाँ पे, तो वहाँ से लेकर जब भर दूंगा ना पूरा बोर्ड, एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए ऑब्जेक्टिव में तो बता देना मुझे कि हाँ बाहर आ गया। एक भी क्वेश्चन एक भी नहीं आने वाला है, सब पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, पूरा का पूरा डिट्टो यही। कभी ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना, देख लीजिएगा। और देखना क्या है, आप लोग देखे ही होंगे, नहीं देखे जी बताइए। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोले जा रहे हैं? संसाधन नियोजन के सपनों में, मतलब सपनों को निम्न रूप से बांटकर अध्ययन किया जाता है। निम्न माने अलग अलग रूपों में बांट के उसे क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं। अध्ययन माने क्या होता है, पढ़ाई करना। ठीक है, चल देखिएगा। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण करना है। देखिएगा, मान लीजिए मेरे देश है, सॉरी मतलब देश की बात हो रही है, राज्य की बात हो रही है, प्रदेशों में यानी राज्य की बात हो रहा है। जैसे मान लीजिए प्रदेश है मेरा बिहार, यूपी, झारखंड, कुछ भी, वहाँ पर मुझे क्या उपलब्ध है तो मैं बताऊँगा झारखंड में क्या है, तो बोलेगा तुम्हारे क्या कोयला है, खनिज है। बिहार में क्या है, बोलेगा चूना पत्थर है। इसको प्रयोग करके बहुत लोग अमीर बन सकते हैं। आया सुन में क्या, तो पहचानिए। राजस्थान के अंदर तुम्हारा सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, समझ में क्या, हवाएं चलते हैं बहुत है, समझ में आया था चीज़ क्या। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, सर्वेक्षण रूपांतरित मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों का गुणवत्ता एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन करना। और इसके तरफ से सब जितना है ना वो सब मैप बनाइए। अब मैप बना के सोचिए कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन सा राज्य गरीब है, कौन सा राज्य अमीर है, उसे क्या करना चाहिए। आया समझ में क्या, सब मालूम पढ़ने से चलेगा, वरना पढ़ने से नहीं चलेगा, बिना पढ़ने से नहीं चलेगा। तीसरा पॉइंट देखिएगा, संसाधन विकास योजना को पूर्त मतलब मूर्त रूप देने के लिए, मूर्त रूप मतलब अच्छी तरह से मूर्त मतलब मूर्ति वाला रूप, मूर्त रूप देने के लिए प्रयुक्त औद्योगिक कौशल एवं संस्था नियोजन के रूप में रेखा तैयार करना चाहिए। कहने का मतलब समझिएगा, कोई संसाधन को विकास करना है तो उसको रूप मूर्ति दीजिए, मूर्ति का रूप, मूर्ति का मतलब में संरचना दीजिए कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, आगे बढ़ जाएगा। कुछ करने से पहले प्लानिंग करिए, होता है ना प्लानिंग जी, कि मैं ऐसा था, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, तब नदी पार हो जाऊँगा। समझ में आया क्या, कुछ प्लानिंग होता है तब जाके क्रैक होता है एग्जाम में, तो हो नहीं पाता। सही डायरेक्शन और सही गुरु होना चाहिए बस। ये ना कि गुरु है नहीं, डायरेक्शन तो पता है, पर गुरु भी तो बताएगा नहीं कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे गड्ढा नहीं है। अब पूरा एक साल नहीं पढ़ा, जाके परीक्षा में बैठ जाएगा। अब उसको मालूम चलना चाहिए परीक्षा में अभी देखो टॉप कौन आता है। मतलब ये इस सब की बात नहीं कर रहा, मतलब बोर्ड के लिए चाहे कोई भी एसएससी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम के लिए, उसको मालूम है कौन सा क्वेश्चन मैं छोड़ दूँ। सबसे ज़्यादा उसको छोड़ने का आइडिया होना चाहिए। उसे पता है कि अगर एक क्वेश्चन में घुस गया तो मैं निकल नहीं सकता। समझ में आया ना, बहुत गहरा क्वेश्चन है, उसे छोड़ दो, टाइम बचाइए। वहाँ टाइम का वैल्यू होता है, ना कि कॉन्सेप्ट का वैल्यू होता है। ठीक है ना, टाइम है, अच्छे लोग अगर 2 घंटा मिल जाएगा ना तो करेक्ट कर देंगे एग्जाम को। टाइम है कम, काम है ज़्यादा, सोचो, तो उस समय में तुम्हारा वहाँ फंस जाता सब लोग। समझ में क्या, एक लगा 200 में 200 मैथ में लाया, 200 में 200 इंग्लिश में लाया नंबर, कितना स्पीड में किया होगा जी, सोचो कितना स्पीड में किया होगा। देखा टिक 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 सब पता है। 30 सेकंड के अंदर उत्तर भी देना होता है, क्वेश्चन समझना भी होता है, सॉल्व भी करना होता है, रंगना भी होता है, तब जाके आगे निकलता गया। और 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चनों आगे कर देना होता है। सोचो इतना स्पीड में चलना होता है हम लोग को, तो उतना स्पीड में चलेगा तब जाके करेक्ट होगा, वरना नहीं हो सकता। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कहाँ पढ़े थे, ग पढ़ लिए थे क्या पूरा, ग अच्छा पढ़ रहे थे। देखिएगा, यानी मूर्त रूप देने के लिए प्रयुक्त औद्योगिकी माने होता है कंपनियाँ, क्या होता है प्रौद्योगिकी माने कंपनी हो गया। कौशल माने खुशहाल होना चाहिए, सभी लेबर को खुश रखिए। ये ना कि लेबर को दुख कर ले हैं या काम करवा रहे हैं तो करेगा मन से जी। आप 50 रुपये ज़्यादा दे दीजिए ना, खुश हो जाएगा। समझ में आया क्या, नहीं खुश हो जाएगा। आप करोड़पति हैं, आप 50 रुपये नहीं देंगे तो कुछ चल जाएगा, बताओ कुछ चल जाएगा जी। 100 रुपये एक्स्ट्रा में दे देंगे तो कुछ चल जाएगा, लीजिए आप रखिए, और लेकिन अच्छा से काम करेगा, काम अब वो मन से काम करेगा। समझ में आया क्या, तो उस कंडीशन में होना चाहिए। फिर क्या हो रहा है, संस्था नियोजन, मतलब कोई ऐसा संस्था होना चाहिए जो नियोजन करता हो, कंट्रोल करता हो। ठीक है, ऐसा रूपरेखा को तैयार करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो मतलब इसका कुछ 4 भागों में बांटा गया था। तीसरा हो गया, चौथा देखिएगा घ क्या होता है, क ख ग घ। देखिए ना, राष्ट्रीय विकास योजना क्या होता है, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, यानी कि भारत के लेवल को बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करता है। क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। हमारे देश में दिखाई दे रहा है क्या, हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संसाधन नियोजन को लक्षित उद्देश्य को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जब हमारा देश गुलाम था, जब नहीं करा जाता था। क्यों करेगा भाई, अंग्रेजों करना ही नहीं चाहता था। अंग्रेज तो इतना खराब व्यक्ति था ना,
इतना अगर मिल जाए ना अभी के डेट में, अगर मेरा बस चल तो मैं तो गोली भी मार सकता हूँ। पता है काम करवा के पैसा नहीं देता था, इतना काम इतना करवाता हूँ, मारता था अलग से। सोचो लोग, पता है क्यों यहाँ सब यहीं के लोग का गलती है। पहले बोला राज साहब हाथ पकड़िए, हाथ पकड़ा, पहले उंगली पकड़वाया, हाथ पकड़ा, फिर गला पकड़ लिया, चाप दिया, बोल जल्दी बोल मेरे को देगा राज, कहाँ देंगे देंगे। जब राजा ही गुलाम बन गया तो उसका प्रजा नहीं गुलाम बन जाएगा जी। तो इस कंडीशन में बन गया पूरा प्रजा गुलाम। ठीक है, धीरे धीरे करते करते लुटेरा, अंग्रेज लोग लुटेरा था एक तरह से, लुटेरा आया लूट के लेके चला गया। ठीक है, ऐसा था कुछ। आगे देखते हैं। इस संदर्भ में भारत का सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना ही प्रसारित है। प्रसारित माने फैला हुआ एक तरह से। किसी भी इकाई पर विकास से हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त होता है। अगर किसी भी देश को विकास करना है तो सबसे पहले संसाधन को विकास करना बहुत जरूरी है। अगर संसाधन विकास नहीं होता है तो नहीं हो पाएगा, अगर हो रहा है तो हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा। किंतु प्रौद्योगिकी में संस्था में वांछित परिवर्तन के अभाव है। वांछित माने कुछ ऐसा चीज़ है जो छूटा हुआ है पर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा क्या? फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, संस्था में अवांछित परिवर्तन है, ये तो हो गया। क्या बोलते हैं, अभाव है। अभाव में केवल संसाधन ही उपलब्ध से विकसित संभव नहीं है। देखो खाली विकास करना है तो संसाधन में ही नहीं है, हम लोग भी संसाधन है दी तो हम लोग भी कर सकते हैं। आज भी हमारे देश में ऐसे कई राज्य जहाँ संसाधन की प्रचुरता के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में गणना की जाती है। हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ सब कुछ उपलब्ध है लेकिन वो गरीब है, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये सब बिहार है, ये सब गरीब है। समझ में क्या? आपको पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, एगो बिहार का डायग्राम, एगो गोवा का डायग्राम पढ़ा था ना जी। तो फिर आगे देखते हैं। बिहार में सब कम पैसा कमाते हैं, कम पूंजी लगाता है तो कम अमीर बनेगा, ये नहीं बोल रहे थे जी। जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा पूंजी, उतना ज़्यादा पूंजी उतना ज़्यादा ग्राहक। चीनी मिल है बिहार में पड़ा, लेकिन पर उसका यूज कर रहा है कोई? बताओ, सोचो। चालू करेगा तो बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है, इसीलिए यहाँ के लोग को प्लेसमेंट नहीं हो पाता जल्दी से। ठीक है, लेकिन 2021 का आंकड़ा, मतलब 2022 का आंकड़ा में बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेज में पटना से। आगे देखते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधन के अभाव में भी आर्थिक रूप से विकसित हैं, और कुछ ऐसे भी राज्य हैं कंपनियों में, हाँ कंपनी में प्लेसमेंट होता है करोड़ों में, करोड़ों में, एक महीने में 1 करोड़। ये कोई नहीं हाँ एक व्यक्ति को। जो टॉपर है उसको ना, हाँ तो बहुत सारे टॉपर निकाला गया बिहार के अंदर से, पटना यूनिवर्सिटी से। जो एक साल उसको पढ़ाई हुआ और उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉपर कर गया तो अगला साल भी टॉपर ही करेगा वो। वो अगला साल भी टॉपर 3 साल का रहता है, 3 साल टॉपर कर दिया था। कर रहा था, मगर एक साल टॉपर कर लिया तो उसका अगला साल भी टॉपर कर गया, 3 साल टॉपर कर गया। हाँ उसको अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? सही बात है, तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कंपनी वाला चाहेगा ना जी कि मैं अच्छा व्यक्ति को ढूंढूँ, अच्छा पैसा दूंगा तो अच्छा व्यक्ति ढूंढूंगा जी। बताओ 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख पेमेंट मिलता है, कहाँ से मिलेगा? सोचो कहाँ से मिलेगा 5 लाख पेमेंट? यहाँ पे 5 लाख पेमेंट है जी। अगर आपको मैं बोलूँगा 3,000 कमाना है तो तू कैसा मेहनत करेगा? वही लेबर वाला। मैं बोलूँगा 30,000 कमाना है तो थोड़ा इंटरव्यू लेगा। अगर तुमको 30 लाख कमाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, 30 करोड़ कमाना है तो और संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं कमाता है जी। जहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ, चल देखिएगा बाबू आगे नेक्स्ट पॉइंट। ये पढ़ लेते ना, आर्थिक रूप से विकसित होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? संसाधन का संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या था? पढ़े थे आपको संरक्षण क्या है, क्रियाकलाप लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, भैया 9 पेज नंबर 8 में है जी, 7 में है अभी। अच्छा ज्ञात कीजिए। चलिए इसे पढ़ते हैं अधिक पॉइंट वाला। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा। ज्ञात कीजिए मैंने फाइंड करना है आप लोगों को। क्या फाइंड करना है? अरे बात ना करे पीछे कोई भी, नहीं समझ में आता है एक बात से। देखिए सामने सब कोई। बिहार राज्य में सामूहिक भागीदारी की सहायता से आपको आसपास में संसाधन विकास के कौन कौन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं बताइएगा। तो मेरे गांव में सड़क बन रहा है भाई, मंदिर भी बन रहा है, स्कूल बन रहा है, गली बन रहा है, नहीं बना क्या? बनाने सोची, हो गया खत्म। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आगे संसाधन का संरक्षण। आप पढ़े होंगे धातुओं का संरक्षण, पढ़े क्या? धातु में जंग लगना जी, उसे बचाने का तरीका। तो ये तुम्हारा क्या संसाधन को कैसे बचाएंगे हम लोग? ठीक है, तो संसाधन को कैसे बचाया जाएगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको। संसाधन का संरक्षण यानी क्या? सभ्यता एवं संस्कृति के विकास संशोधन की अहम भूमिका होती है। सभ्यता क्या बोलते हैं? नाम सुना हुआ सिंधु घाटी सभ्यता,
संस्कृति माने हमारा पहनावा, रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, सब कुछ। ठीक है, ये तुम्हारे संसाधनों पर अहम भूमिका निभाता है। मैं शहर में हूँ बाबू, मैं शहर में हूँ बाबू, ठीक है। तो शहर में हूँ तो भाई मैं कैसे रहन सहन करूँगा? क्या मैं फटा कपड़ा पहनूंगा? बताओ, क्या मैं भिखारी की तरह रहूँगा? थोड़ा जेंटलमैन की तरह रहूँगा ना जी। अब गाँव में हूँ तो जैसे मैं छोड़ना ऐसी, तो जैसा देश वैसा भेष करना चाहिए, ये बताया जा रहा है। आगे देखिएगा, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशित उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति एवं पर्यावरण समस्या को जन्म देती है। ये जो तुम्हारा संसाधन है क्या क्या जन्म देता है? तो पहला इसने क्या बोला? विविध, विविध माने अलग अलग प्रकार के। सामाजिक, समाज में रहने वाले लोगों को जन्म देता है। फिर क्या बोला? आर्थिक, कौन गरीब है कौन अमीर है ये बताता है। फिर संस्कृति, कैसा तुम्हारा पहनावा है, कैसा तुम कपड़ा पहन रहे हो, कैसा तुम खा रहे हो, पी रहे हो, रह रहे हो, ये डिपेंड करता है। कोई पता है किसी के पास बहुत पैसा रहता है लेकिन वो सही से रहता नहीं है, कोई कम पैसा रहता है लेकिन रहता है छज्जी फूट में, रहता ना एक तरह से। ऐसा कुछ कंडीशन बताया जा रहा है यहाँ पे। समस्याओं को जन्म देता है, बहुत सारी समस्या एक तरह से, जब नहीं रहेगा ना तो ये जन्म ही देगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन समस्याओं के समाधान हेतु निम्न विभिन्न स्तरों पर संसाधन की आवश्यकता होती है। देखिए, जो समस्या उत्पन्न हुआ ना, इसको निवारण करने के लिए बहुत सारे अति दिया गया है। पहला, संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संचालन कहलाता है। तो अगर तुम शॉर्ट फॉर्म में परिभाषा पूछे संचालन किसे कहते हैं तो बोलिएगा संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संचालन कहलाता है। समझ में आता है चीज़ क्या? आगे देखते हैं। प्राचीन काल से संसाधनों का संरक्षण समाज सुधार, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणीय विवादों के लिए चिंतित जलवतम विषय में रहा है। देखिए, प्राचीन काल मैंने बहुत पुराने काल से ये सोचने पर लगा हुआ है, ठीक है। तो उन्हें सब क्या आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, प्राचीन काल से सभ्यता का संरक्षण समाज सुधारो, समाज माने समाज को सुधारने के लिए, नेताओं, नेता माने नेता जो होता है वैसा नेता नहीं जिसे जनगण मन में नहीं आता, अच्छा खासा नेता पढ़ा लिखा, ठीक है। और चिंतकों माने क्या? सोचने वाला व्यक्ति। पर्यावरण के बारे में जानने के लिए एक चिंतनीय जलंत्र विषय रहा है। जलवत माने क्या है? जलने लायक विषय रहा है, मतलब सोचने लायक विषय रहा है कि सोचो इसके बारे में। टाइम कम है बाबू, सोचिए। यह संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रसांगित करता है, ठीक है। मतलब सोचता है किसके बारे में? तो महात्मा गांधी बताते हैं। तो देखिए किसने बोला था, आगे देखते हैं। अभी 1 पन्ना और है जी, अभी 2 पन्ना और है, अभी 3 पन्ना और है जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। कल नहीं होगा जी, देखिए सामने। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, इसने कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है, याद रखिएगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने बताया। ऑब्जेक्टिव रेडी होकर लेना यहाँ पे, देखना। मेधा पटेल का, सुनेगा, मेधा पटेल का नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल देखो मेधा पटेल का क्या था नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणों का क्या था? चिपको आंदोलन एवं संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचयन कर कृषि भूमिका का विस्तार करना और संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है, मतलब अच्छा कदम है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे। गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव का स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति एवं अत्याधिक तकनीकी को शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधन के वितरित हार्स के लिए मजबूर है कर देती है। देखिएगा, महात्मा जी कहना है कुछ घुसखोरी कुछ मतलब ईमानदार नहीं लोग रहते हैं, वो तुम्हारा काट देते हैं, बांध को, पेड़ को काट देते हैं, वो तुम्हारा क्या कर रहा है? सब इसको हानि पहुँचा रहा है, संविधान को, संसाधन को। समझ में आ रहा क्या? महात्मा गांधी कुछ कहना है ऐसा। आगे देखिएगा, महात्मा जी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोध करते थे। क्या करते हो? मशीन द्वारा तो कुछ बनता था ना, उसे मशीन से नहीं बनाना, हम लोग खुद करेंगे। ये बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादों के उत्पादन के समर्थन थे, जिससे एक बड़ी आबादी को बेरोजगारी और सामाजिक कोड़ को बचाया जा सका है। देखिए, इसने बोला ना कि मशीन से काम ना करें, हाथों से काम करें, ताकि लोग जो गरीब है ना कमाएं और पैसा कमाएं और अपना परिवार चलाएं। तो जिससे क्या होगा? बहुत सारा सुख मिलेगा सबको। उसका मानना था कि इस प्रक्रिया में श्रमिक में कार्य क्षमता के विकास में वृद्धि होगी और संसाधन विद्रोह पर भी विराम लग सकेगा। बोले ना कि ऐसे करने से ना सभी लोग कमाएंगे और सभी लोग कमाएंगे तो सभी लोग खाएंगे, और जब सबको लिए विकास होगा तो देश भी क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा।
किसका कहना है ये? गांधी जी का। अब जानते हैं, देखिएगा आगे नेक्स्ट। संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए हैं। अनेक सम्मेलन में हमें अनेक कमेटियाँ बनाई गई है, ठीक है, कमेटी द्वारा बनाया गया। क्या कौन कौन? सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने बनाई। क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी, ठीक है। और 1974 ईस्वी में क्या है, सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इन ब्यूटीफुल में, हाँ? क्या संसाधन के? देखिए इसमें देखिएगा क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। इसमें संबंधित महात्मा मतलब गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए थे। अब ब्रंटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन की संसाधन संरक्षण से संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुआ था। खोलने में सबको लिए बताया गया एक तरह से, ठीक है, यानी बहुत अच्छा कारगर साबित हो गया एक तरह से। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें सतत विकास की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर भी बल दिया गया है, मतलब संरचना भी करिए और उसको बचाइए भी। इसी रिपोर्ट के बाद में हमारा साझा भविष्य में अवर कॉमन फ्यूचर शीर्ष से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया है। रियो डी जेनरी, जिसे ब्राज़ील में कहा गया है, 1992 ईस्वी में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी इस संदर्भ में सुयोजित प्रयास किया था, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन कब? तो 1992 ईस्वी में। अब पुनः 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2000 मतलब इतना में हुआ था। पूछेगा पृथ्वी का द्वितीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बोलिए न्यूयॉर्क में। कब हुआ था? 1997 में, ठीक है। तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन संसाधन संरक्षण दिशा को विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास करता है। और तीसरा सम्मेलन जो पृथ्वी का हुआ ना, दुनिया भर में फेमस हो गया, ठीक है। कहाँ सोच रहा है जी तुम? कुछ तो सोच रहा है ना। पंखा कितना बार घूम रहा है, फेरों की संख्या बताओ कुंडली में। अरे फिजिक्स मत पढ़िए, पहले यहाँ ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। अब आते सतत विकास क्या होता है, ठीक है। देखिए सतत विकास कितनी होती है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा सतत माने तो लगातार क्या होता है, लगातार विकास हो रहा है। इसका ग्राफ सीधा ऐसे की ओर आ रहा है, सीधा लगातार विकास ग्राफ होता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। नोट वाला पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में बॉक्स वाला बाद में पढ़ेंगे। चल देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ये संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है, नहीं है जी। अगर हम लोग संसाधन में टिके हुए कहीं जाते हैं, पटना बस से, कहीं जाते हैं घर से, कुछ से भी जाते हैं ना एक तरह से, और बस के चल रहे पेट्रोल से, तो उसमें लिखा है ब्राज़ील। दोबारा से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिएगा कोई बात नहीं, ब्राज़ील पढ़ लीजिएगा दोबारा से। संसाधन मनुष्य का जीवन का आधार है और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा आवश्यकता होती है। हम जीवित रहने के लिए लगातार विकास करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। समाधान देखो, संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार मैंने गिफ्ट है एक तरह से, ठीक है। गिफ्ट मैंने समझते हो ना, मैंने गिफ्ट दिया किसी को, आगे देखना। उपहार की है अवधारणा के कारण मानव ने इसे अंधाधुंध धोन किया। अब मानव ने क्या कर लगातार उपयोग कर रहा है। अब दिन ऐसा आएगा खत्म हो जाएगा ये। देखिएगा हमारा मानव शरीर में एक ऐसा शरीर अंग है जो अब ज़्यादा यूज करिएगा तो ख़राब हो जाता है। अगर आप हाथ ज़्यादा यूज करिएगा तो हाथ पैर फ्रैक्चर होने का डर है। अब ज़्यादा आँख से पढ़िएगा तो आपका आँख भी आपका ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। तो ये गिफ्ट दिया गया है भगवानों के द्वारा हमारा पर्यावरण में, तेल पेट्रोल ये सब, लेकिन हम लगातार यूज करें, कुछ दिन के बाद साइकिल पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा क्या? वापस एनर्जी लगाओ, चाहे सौर ऊर्जा लगाओ, ये लगाएंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखते नेक्स्ट पॉइंट। देखना बाबू क्या बता जा रहा है यहाँ पे, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। नहीं होगा जी, लगातार यूज करें, लगातार पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ काटने से पृथ्वी की गति कम जाती है, ठीक है ना, जहाँ वर्षा कम होती है। समझ में ना, क्योंकि बादल ही पेड़ पौधे में बादल को अट्रैक्शन करता है। अब वही नहीं देगा तो करेगा जी, बताइए कर देगा? नहीं कर सकता। आगे देखते नेक्स्ट पॉइंट। ये क्या बता जा रहा है यहाँ पे, व्यक्ति के लालच लिप्सा ने संसाधन को तीव्रता दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय हार्स ला दिया है। संसाधन का केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन खास लोगों के साथ आने वाले समाज में दो स्पष्ट भागों में संपन्न विकसित बट गया है। मतलब दो व्यक्ति में आने वाले समाज में भागों में बांटा गया है।
कौन कौन है देख लीजिए। हमारे समाज हम संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के बहिष्भूत होकर संसाधनों को विवेकपूर्ण दोहन किया जिससे विश्व परिस्थितियों में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार लोग पेट्रोल यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से पृथ्वी क्या हो रहा है, संकट में पड़ गया। ठीक है, चाइना ने इतना बड़ा बांध बना दिया कि पृथ्वी का गति रुक गया, मतलब गति धीरे हो गया वो, सोचो। तो इस कंडीशन में तुम्हारा खराब हो रहा है एक तरह से। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भूमंडलीय तापन, ओजन क्षय, पर्यावरणीय प्रदूषण, मृदा क्षरण, मृदा मतलब मिट्टी वाला, भूमि विस्थापन, भूमि टूट रहा है, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन। असमय मैंने अभी ठंडा का मौसम है तो ठंडा नहीं होगा, गर्मी रहेगा, और गर्मी का मौसम में ठंडा हो जाएगा। ये से बोलता है असमय ऋतु का परिवर्तन। ऋतु में होता है मौसम। जैसे परिस्थितियाँ संकट पृथ्वी पर व्यापक संभव संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। निगल जाने मैंने पूरा दुनिया वालों को खा जाएगा, ये नहीं खा जाएगा जी, बताइए। भूमि विस्तार हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रहा है। अम्लीय वर्षा मैंने जब ऊपर से अम्लीय वर्षा होता है तो जलीय वाला जो जीव होते हैं उन्हें संकट होता है जीने में, तो उछलते हैं ऐसे ऐसे। अब हमको लगता है मज़ा आता है उन लोगों को। ठीक है, अगर इन आर्थिक तत्वों को देश द्वारा अनुवत्य विदो चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश के अयोग में जमा हो जाएगा, समा जाएगा। कहने का मतलब है अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो आने वाला टाइम में पृथ्वी खत्म हो जाएगा। नहीं हो जाए क्या, जिस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब आगे समझते हैं। उपरोक्त परिस्थितियों से निजात पाने एवं विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्वक जीवन लौटने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अपरिवार्य, दूसरे शब्दों में संसाधनों का नियोजन करने होना आवश्यक है। समझ में आ रहा है चीज़। और इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए भविष्य की आवश्यकता को महेंजर वर्तमान विकास से कायम रखा जा सकता है। देखिए बहुत सारे ऐसा उपलब्धियां जो हम शांति करके कर सकते हैं। पेड़ कर सकते हैं, पेड़ रोप सकते हैं, बहुत सारा हेल्प करके, मतलब कुछ मिट्टी जो पदार्थ होता है ना, मिट्टी काट के खोद के उसमें गाड़ दीजिए ताकि वो खाद बन जाए, इससे हम लोग बचा सकते हैं उसको। ठीक है, अब बहुत दिन तक। अब ऐसी की धारणा ही सतत विकास कही जाती है और इसे वर्तमान विकास के साथ भविष्य की सुरक्षित करना, सुरक्षित रह सकता है, वरना सुरक्षित नहीं रह सकता है। ठीक है, तो अपना चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, या और है तो अपना चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब बाकी ये तुम्हारा क्या बोलते हैं ग्राउंड में है, उसे देख लेते हैं, बॉक्स वाला। ठीक है, तो सबसे पहले बॉक्स वाला छोटा उसे देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं ये वाला ना जी, देखिए, क्या आप जानते हैं मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा गया है? क्या आप जानते हैं मानव को डाकू कहा गया है अर्थव्यवस्था के रूप में? क्यों भाई, उसका दोहन कर रहा है ना, लगातार यूज करता जा रहा है। समझ में आया क्या? तो पूछेगा डाकू मानव को अर्थव्यवस्था में क्या कहा गया है? डाकू कहा गया है। समझ में आया सबको? मानव क्या कहा गया है? डाकू। अब आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। अब इसी सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ये ऑब्जेक्टिव रेडी हो चुका है। अब आगे आते हैं, देख रहे हैं बॉक्स वाला। देखिए बाबू, समस्त तत्व यहाँ पे थोड़ा बता दे रहा हूँ, बाकी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, समस्त यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया था बोलेगा? 13 से लेके 14 जून 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में किसने किया? रियो डी जेनेरो ने। किसने किया? रियो डी जेनेरो ने किया गया था। ठीक है, उसके बाद पढ़ लेते पूरा ही। जिसके विकसित विकासशील देशों के लगभग 180 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 178 कितने व्यक्ति ने भाग लिया था? 178 व्यक्ति ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग में बोलते ना है, पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग होता है जो, ठीक है, वन संरक्षण माने जंगल को बचाना, जैव विविधताएं, जैव को बचाना, कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र समझौता किए गए थे। कब? पृथ्वी पहला सम्मेलन, मतलब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। ठीक है, आगे देखते नेक्स्ट पॉइंट। देखता हूँ कौन कौन यहाँ से क्वेश्चन बनाता है सब ऑब्जेक्टिव में। घर में पढ़िएगा अभी से। देखो सामने कार्यक्रम यानी 21, क्या बोलते हैं यहाँ पे? 21। ठीक है, एजेंडा क्या बोलते हैं? एजेंडा को देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास क्या UNCED के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकार 800 पृष्ठीय
एक पत्र मतलब घोषित पत्र जिसमें मतलब पत्र घोषित किया जिसमें सतत विकास के प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम लिखा गया था। कितने पन्ना का पृष्ठ घोषित किया था? 800। ठीक है, UNCED, ठीक है, इसके द्वारा देखना, इसके द्वारा आगे देखते हैं। स्वीकृत किया गया। इसे एजेंडा 21 की गठित करने हेतु सभी देशों के निर्देश दिए जाए गए तथा इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की संस्था को दी गई है। मतलब इसमें जो खर्चा होगा ना, तो तुम्हारा विश्व पर्यावरण दिवस मतलब पर्यावरण ही मना पाएगा, उससे कोष मने उसमें जमा किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या हुआ था? तो ये आयोजन हुआ था 23 से लेकर 27 जून। कब? 1997 ईस्वी को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के न्यूयॉर्क में क्या हुआ था? प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन की बातें हैं। न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष के बाद आयोजित किया गया था और +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? +5 सम्मेलन। कोई 5 के बाद है ना किया था, इसलिए +5 बोल दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन क्या होता है देखिएगा। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1974 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के संकटों में सम्मेलन आयोजन हेतु, जिसमें से 1959 ईस्वी में 1959 देशों ने भाग लिया था और जिसे 6 गैस, इसमें 6 गैस के थे। कौन गैस थे बाबू? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सॉरी मतलब FCF, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना, फ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साक्लोराइड, ये सब क्या तुम्हारा कुछ गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हैं, जिसके उपयोग में कटौती पर सम्मिलित बनी है। और यह यूरोपियन संघ ग्रीन हाउस जैसे गैसों के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7%, कितना जापान 6% कितना कटौती पर सहमत हुई है। हमें मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जा सकता है और इस सम्मेलन में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस सम्मेलन, क्या? पर्यावरण सम्मेलन को। ठीक है, सबको सुन लीजिए, ग्रीन हाउस सम्मेलन पर्यावरण सम्मेलन को ही कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सबको बना सकते हैं, यहाँ पे सबको का उत्तर मिल जाएगा। अब कोई नहीं बनाएगा, मुझे पता है। अब इधर नेक्स्ट, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद, लगभग 6 पूछा कितने वर्ष बाद हुआ था? बोला 10 वर्ष बाद। 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2022 में 2002 में, हाँ 2022 तो अभी चल रहा है, जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधित 150 धाराओं पर विकसित विश्व स्तरीय समिति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, 2000 भाग ने लिया था। तो अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मैं डियर स्टूडेंट अपना ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। ठीक है, और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो जैसा भी लगा बताइएगा। ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।